नमस्कार। असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार राय। जी नमस्कार। अरविंद जी, आज हम चर्चा शुरू करेंगे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। इस समय जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो चुका है आज से, और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। जहां केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर देगी, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके जीते जी नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं हो सकता है। जो भी हो, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के कानून के हिसाब से नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति से भी अनुमोदन प्राप्त कर चुका है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता है कि केंद्र के बनाए गए किसी कानून को वह राज्य में लागू नहीं होने दे। तो ममता बनर्जी या तो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं या खुद उन्हें कानून की समझ नहीं है। इससे यही अंदाज़ा लगता है। आप क्या समझते हैं? जी नमस्कार शिवप्रकाश जी। आपने जो ये मुद्दा उठाया है, असल में यह ममता बनर्जी पहली बार नहीं है कि उन्होंने केंद्र के कानून को मानने से इनकार ही नहीं किया, उसका विरोध किया है। पहले भी कई तरह की योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य योजना को लेकर के था, जो प्रधानमंत्री ने लागू किया था पूरे देश भर में। इन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं होने दिया और अपने अब राज्य में एक अलग कानून बना करके उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी की योजना इसमें एक बात है, संघीय ढांचे के अनुसार यदि ऐसे विषय किसी पर, नागरिकता से संबंधित किसी विषय पर यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए तो राज्य के सभी कानून को रिप्लेस कर देता है वो। नहीं देख, तो ऐसे में ममता बनर्जी के कहने का क्या मतलब है? नहीं, ममता बनर्जी का अधिकार ही नहीं है कोई राज्य का इसमें। ममता बनर्जी का कहने का कोई अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी खाली पॉलिटिक्स कर रही है ना, वो राजनीति कर रही हैं। क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इस कानून के जरिए एक जो खास समुदाय है, इसको मुस्लिम समुदाय कहेंगे, कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके वो ये बात कह रही हैं। और उनको लगता है कि अगर हम इस बात को अगर उठाएंगे तो जो मुस्लिम समुदाय है पश्चिम बंगाल में 100% उनको वोट करेगा। तो ये भारत के कानून का ये विरोध कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो अलग बात है। वोट बैंक की राजनीति। हाँ, भारत में जो भी राजनीतिज्ञ कुछ भी कोई बात कहता है या कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं निहित राजनीतिक वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि यहाँ पर कोई जो है वो धर्म कर्म का कार्य करने के लिए राजनीति में नहीं आता है। राजनीति में जो भी आता है वो शुद्ध राजनीति करने के लिए आता है। तो वो जो है इसको लेकर के राजनीति कर रही है। देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे इस बात में, आपने कहा एक चीज़ धर्म कर्म, तो जहाँ तक मुझे याद है वाजपेयी जी ने कहा था, राजधर्म की बात उन्होंने भी कही थी। और राम राज्य की भी बात हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है कि राजा रामचंद्र जी कैसे महात्मा गांधी की हर बातों में राम की बात थी। तो यदि धर्म की बात कहेंगे तो राजनीति का तो एक धर्म ही होना चाहिए, जनसेवा। राजनीति और या पत्रकारिता हमारी जो पेशा है, यहाँ पे तो आप करियर के हिसाब से इसको लेने के लिए यदि आते हैं तो देश का सत्यानाश है। यदि एक पत्रकार या नेता यदि अपना करियर खोजते हैं इसमें, तो इस देश का सत्यानाश है। तो इसीलिए राजनीति को देश के लिए करना है, और राजनीति का धर्म यही होना चाहिए कि देश के लिए राजनीति हो, नहीं राजधर्म हो। नहीं, आपने जो कहा, मैं जो बात कह रहा था, क्या ममता इससे भटक नहीं रही आपको लगता? मैं ये कह रहा था कि मैं इस धर्म को, ये जो धर्म का जो मूल अर्थ है हमारे यहाँ वो यही है, कर्तव्य। धर्म का जो मूल अर्थ है कर्तव्य, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मैं वो धर्म के, मेरे कहने का मतलब वो पूजा पाठ से लेकर के था। कि ये जो बात जो कह रही है कोई भी राजनेता है, वह जो है वह शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है और कुछ नहीं करता है।
तो ये बात जो है ममता बनर्जी जो कर रही हैं केवल शुद्ध और साफ तौर पे एक केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों की एक राजनीति के लिए ही वो इस मुद्दे को वो बार बार छेड़ रही हैं। देखिए, सबसे पहले जब संसद में कानून पारित हुआ तो पहला जो आंदोलन शुरू हुआ और जो पहली जो आवाज़ उठी वो असम से उठी थी, पश्चिम बंगाल से नहीं उठी थी, कभी भूला नहीं दिल्ली से दिल्ली से नहीं उठा, दिल्ली से ये आवाज़ नहीं जहाँ उठी पे कार्यालय में ही रह जाना पड़ा। हाँ, तो वो आपको पता ही है कि कितना भीषण आंदोलन हुआ था और सारे जो संगठन है वो लगा कि एक बार फिर से जो है वो असम आंदोलन की स्थिति असम में पैदा हो गई है और काफ़ी बड़ा खून खराबा होगा, हिंसा होगा। 3 दिन तक पुलिस भी मुख दर्शक बनी रही, क्या करेंगे कुछ पता नहीं चल रहा था, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कहने का मतलब ये था कि इसकी चीज़ों को लोग समझ नहीं पाए और सरकार जब तक कुछ समझाने की कोशिश करती तब तक ये ऐसी इस तरह से फैल गया देश राज्य में, खास करके असम में, कि लोगों को लगा कि ये हमारे खिलाफ है, हमारे अधिकारों के खिलाफ है। यहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए सारे लोगों को यहाँ पर बसाया जाएगा, बांग्लादेश से और लोगों को ला के बसाया जाएगा, जबकि कानून साफ तौर पे कहता है कि 2014 के पहले जो यहाँ पे आके रहे हैं उन्हीं लोगों को इस कानून के तहत उनको नागरिकता मिलेगी। हाँ, यह बात कोई कहने के लिए तैयार नहीं। तो सभी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो सभी झूठ बोले, उसका अंदाजा उसका जनता नहीं समझ रही इनके झूठ को कि ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उसका परिणाम क्या हुआ? हाँ, चुनाव में तो कोई मुद्दा रंग ही नहीं लाया। असम में चुनाव में मुद्दा नहीं हुआ, लेकिन असम में हिंसा का बड़ा एक दौर चालू हो गया। 5 लोग बेवजह मारे, 5 बच्चे और बिना मतलब के इस आंदोलन की भेंट चढ़ गए। अब उनको कौन, ये सारे लोग जो जिन्होंने आंदोलन को छेड़ा था, क्या वो आज उनके घरों में कोई जाता है, उनके माँ बाप से मिलने जाता है? कितनी ओछी और ये घृणित राजनीति है। वो बच्चे जो हैं वो काल के गाल में समा गए, आज उनको कोई नहीं पूछने वाला है। एक बात मैं अरविंद जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जिस तरह से इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है का को लेकर, क्या ये मुसलमान लोग नहीं समझ रहे हैं? क्या ममता बनर्जी का जो और भी वोट बैंक है वो इससे प्रभावित नहीं होगा इस चुनाव में यदि करती रही ऐसा? तो नहीं, देखिए, देखो मुसलमान को बुड़बक समझना, वोट बैंक की तरह यूज करना बहुत को महंगा पड़ चुका है, कांग्रेस को महंगा पड़ चुका है बहुत सा। असम में भी देखिए आप, समय समय पे गुलाम उस्मानी ने एक बार बना लिया था, कांग्रेस सोचती थी कि हमारा यही है, कुली अली बंगाली के वोट से हम जीतते रहेंगे, लेकिन उनको क्या हुआ, कुली ने धोखा दे दिया अल्टीमेटली, उसके बाद बंगालियों ने उनको धोखा दिया, लास्ट में जो ये मुसलमान का वोट वो सोच रहे थे अली का वोट, अली ने उनको दिया, AUDF की तरफ चले गए। आज इनका कुछ नहीं रहा। नहीं, ये जो है बिहार में ऐसे ही देखिए आप, बिहार में जगन्नाथ मिश्र ने ऐसे ही किया था, लेकिन क्या हुआ, उनका ले दे के खत्म हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई। ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण की राजनीति बहुत दिन तो नहीं चलेगी। नहीं चले, वो चलेगी भी नहीं और चल भी नहीं रही है। समस्या इस बात का है कि मुसलमानों को देश की आज़ादी के बाद से ही हमेशा बरगलाया गया है कांग्रेस के द्वारा। उनको एक अपना अस्थाई वोट बैंक बना करके उनको रखा गया। कांग्रेस हमेशा जो है वो यही पॉलिटिक्स करती रही, वही पॉलिटिक्स उन्होंने भी शुरू किया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज इस बात को नहीं जानता है, वो भी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उनकी जो एक सोच बन गई है भाजपा के एंटी, तो भाजपा के पास तो वो अभी फिलहाल तो, लेकिन कुछ उसमें जा रहे हैं, ऐसा कि नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसा धड़ा है जो इनके खिलाफ इनको जो है वो डराता है कि भाजपा जो है वो आएगा तो तुम्हें निकाल नहीं देगा, तुमको खा जाएगा। तो अब उनके पास चारा क्या है? भाजपा के विरोध जाना है। तो अब भाजपा को हरा कौन सकता है? भाजपा को हरा कौन सकता है? अब वो एक परसेप्शन बना दिया गया है, कौन हराएगा कि TMC हराएगी। अगर यही परसेप्शन रहता कि नहीं कांग्रेस हराएगी तो TMC को एक वोट नहीं मिलता, वो सारा वोट किधर जाता? कांग्रेस की तरफ जाता या CPM के पास जाता। तो ये बात भली बात ममता बनर्जी समझ रही है कि अब उनको ये लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि इसमें से छिटक के थोड़ा कांग्रेस की तरफ चला जाए, थोड़ा सा वामपंथ की तरफ चला जाए। तो वो एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है कि इस मुद्दे से डरा करके और सारे वोटों को कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे ला करके और TMC के पक्ष में उसको कास्ट करवाया जाए। तो ये उनकी जो है वो एक लंबी सोच है। एक चीज़ मुझे इसमें देखिए आप यदि कि कभी भाजपा ने नहीं कहा कि वो मुसलमान विरोधी है, कभी तो नहीं कहा ना भाजपा ने कि वो मुसलमान चले जाए, मुसलमान को नहीं देगा। आज जो योजनाएं लागू हो रही है
असम के मुख्यमंत्री बहुत ही मुखर रहे हैं, मान लीजिए मुसलमानों को लेकर वो डायरेक्ट बयान देते, सीधे सीधे बोलते हैं। लेकिन असम में जो नौकरियां मिली है इसमें मुसलमान लोगों को भी मिली है। असम में जो आज महिलाओं को जो मिल रहा है, अभी जो 10,000 का जो फॉर्म लिया है उसमें महिलाएं हैं। जो आवास योजना है महिलाओं को, माना मुसलमानों को मिल रहा है। जो भी योजनाएं हैं, पेयजल आपूर्ति योजना हो, स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन है मुसलमान के बच्चे भी कर रहे हैं, मुसलमान के बच्चे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो यदि भाजपा ने एक तो खुल के कहा नहीं, दूसरी बात कि वो काम में सबके लिए एक समान समदर्शी है। भाजपा सरकार तो सब कांग्रेस को भी दे रही है, माने कांग्रेस के वोटरों को भी जो दे रही है वो अपने वोटरों को भी वही दे रही है, वहाँ तो कहीं वोटर के हिसाब से है नहीं। तो ऐसे में यदि डायरेक्ट ये लोग सिर्फ तुष्टिकरण की बात करते हैं, दूसरी पार्टियां ममता बनर्जी और इधर भाजपा काम कर रही है, बात नहीं करके समान रूप से काम कर रही है। यही वजह आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे मुसलमानों का झुकाव भी भाजपा की ओर हो रहा है? मैं एक बात कहूँगा, आपने जो कहा कि असम के मुख्यमंत्री मुखर रहे हैं, वो मुखर रहे हैं, उन्होंने अपनी बातों को बड़ी बारीकी से, नहीं चालाकी से नहीं, बड़ी बारीकी और साफ गोई से कहा। वो किसकी बात करते हैं? वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश से जो घुसपैठ करके आए हुए हैं, हम उनके विरोधी हैं। हम खिलंजिया मतलब स्थानीय मुसलमानों के कभी विरोधी नहीं है। वो कहते हैं कि असमिया है, जो स्थानीय मुसलमान है वो असमिया है और वो भाजपा के साथ है, वो बार बार ये दावा करते हैं। तो ये जो उनका जो कहना है वो साफ है कि जो बाहर से जो घुसपैठ किए हुए हैं हम उनके विरोधी हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि जहाँ तक भाजपा के समर्थन में आने की बात है, तो भाजपा ने प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, सारी योजनाओं का लाभ सभी समाज के सभी वर्गों को हुआ है और हो रहा है। और इस बात को वो दोनों वर्ग, चाहे हिंदू वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो या ईसाई वर्ग हो या सिख वर्ग, जो भी है, सारी कम्युनिटी के लोग जो ईमानदारी से अगर वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, अगर किसी हिंदू को मिला है कोई चीज़ तो मुसलमान को भी मिला है, वो ईसाई को भी मिला है, बौद्ध को भी मिला है, क्रिश्चियन को, सिख को भी मिला है। तो ये जो कहना है कि भाजपा की तरफ आ रहे हैं, नो डाउट 100% इस बात से इस बात को मैं कहने के लिए मैं ये सहमत हूँ। और ख़ास करके असम में जो जिनको असमिया मुसलमान कहते हैं, वो भाजपा के साथ हो रहे हैं, वो 100% भाजपा के साथ हैं। हाँ। और यहाँ पे आप देखिए ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ तो उसमें मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग जीते हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। हाँ। मुस्लिम प्रभावित जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। तो इससे तो एक बात साफ है कि आए हैं, भाजपा के समर्थन में आए। और ममता बनर्जी इस मुद्दे को एक मतलब, इसका कारण एक चीज़ बीच में आपको टोक रहा हूँ, इसका कारण एक ये हो सकता है कि मान लीजिए जैसे हिमंत बिस्व शर्मा एक तरफ मदरसा बंद करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उन्हें इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बच्चों को हमें मुल्ला नहीं बनाना है, तो ये बात भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं या भाजपा ने सीए नहीं, वो जो महिलाओं का 3 तलाक कानून में विरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को लगा कि ये हमारे हित में है, मुसलमान महिला, इसीलिए आज महिलाओं का समर्थन भी धीरे धीरे भाजपा को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो काम है, इनका ये लग रहा है कि एक तरफ ये गठमुल्लापन को ख़त्म करना चाह रहे हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ के वोट बैंक की राजनीति से हटाना चाह रहे हैं, यदि देखा जाए। आपको क्या लगता है? नहीं, हम एक बात कहेंगे कि मदरसा को बंद करने की जहाँ बात है, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे मदरसा को बंद नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसके सिस्टम को इन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे केवल धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, यहाँ पे सब कुछ होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो बच्चा है, बच्चियाँ हैं, वह धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो दुनियावी शिक्षा है, जो भौतिक शिक्षा है, उसको भी अपनाएं और वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या उनको धार्मिक अपना कामकाज करना है तो उसमें भी करें, लेकिन उनको यह भी शिक्षा जरूरी है क्योंकि वो समझ पाएं और दोनों के बीच में वो सामंजस्य बैठा पाएं और चीज़ों को समझे कि कहाँ सही है और कहाँ थोड़ा गड़बड़ है, तो दोनों को मैनेज कर पाएं। तो एक चीज़ आपसे हम आखिरी सवाल करते हैं, अब इसको कंक्लूड करेंगे, हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं, नागरिकता संशोधन कानून की तरफ। अभी चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने के अंदर अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
तो ऐसे में आपको लगता है कि फिर से एक बार नागरिकता संशोधन कानून एक बड़ा मुद्दा होकर चुनाव में आएगा, खास करके असम में और बंगाल में? देखिए, मुद्दा तो ये खत्म हो गया था और ये बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि देश की बेअसर हो चुका, उसके बाद चुनाव हो देश की ज़्यादातर जनता जो है इस मुद्दे के जो निहित तत्व हैं उसको समझ गई है। इसका मतलब क्या है, जो पड़ोसी जो हमारे देश हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, इन देशों से जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक नहीं, वहाँ के अल्पसंख्यक, तो वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे, और वो भी कब, जो 2014 से पहले के आकर के रहे हुए हैं। तो इस बात को जनता समझ गई। कितने लोग हैं, सरकार के पास पूरा डाटा है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना डाटा का कोई काम हो रहा है, सरकार के पास पूरा डाटा है। तो अब एक बार ये मुद्दा तो ये हो चुका है, और अब जो है ये दोबारा फिर से उस स्थिति में नहीं आएगा। हाँ, पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो इसका मुखर विरोध कर रही है, और असम में भी कुछ वामपंथी शक्तियां हैं जो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब इसमें आपके इस बात से एक सवाल आता है कि ये जो कानून है 2014 से पहले मुसलमान को छोड़कर जो लोग आए इन देशों से उन्हें मिल जाएगी नागरिकता, इसका मतलब सीधे सीधे बांग्लादेशी नागरिकों को रोकना है। हाँ, बांग्लादेशी जो नागरिक आए उन्हें इससे रोकना है। हाँ। जो भारत के नागरिक अभी ऐसे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत का जो नागरिकता कानून पहले से है, हाँ। कि यहाँ पे आके जो कोई आदमी रह लेता है यहाँ, या फिर यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो अपने आप हो जाएगा, तो क्या वो कानून रिप्लेस हो जाएगा? ये कानून उसको रिप्लेस कर देगा क्या? नहीं, रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए तब तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। ये केवल एक कट ऑफ लाइन इन्होंने दिया है। हाँ। 2014 तक, क्योंकि एक लंबा पीरियड से आकर के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको किसी तरह का अधिकार नहीं है, तो उनको समायोजित करने के लिए ये इस तरह का कानून लाया गया है। वो पहले का जो कानून है वो ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ। वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का भी व्यक्ति अगर भारत में आता है और नागरिकता लेना चाहता है, तो जो उसके पहले से जो सारे प्रक्रिया है वो सरकार से वो मांगेगा कि भाई हमको नागरिकता दीजिए, मिलता है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, अदनान सामी और भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे भारत में उन्होंने नागरिकता ली है। तो ऐसा कोई कहे कि नहीं ये क्या कहते हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये अभी है, इसके साथ आप कंक्लूड करेंगे कि जो लोग, जो भी राजनीतिक पार्टियां सीएए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही है, मतलब वो सीधे सीधे बांग्लादेशियों को बचाना चाह रही है। उनको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए, सीधी बात हो गई कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसीलिए आप कह रहे हो कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। असम और पश्चिम बंगाल में हाँ। इसके विरोध का मूल जो कारण है वो यही है, क्योंकि दोनों राज्यों की सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश से खुली हुई हैं। वो बड़े आराम से यहाँ पे आते हैं, रह जाते हैं, यहाँ पे आके शादी भी कर लेते हैं, और मर्जी होती तो चले भी जाते हैं, मर्जी हो तो चले भी आते हैं। पश्चिम बंगाल में जब मतदान होता है तो बहुत सारे ऐसे वाकये देखने को मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सामने नजर आती हैं कि वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पे मतदान करते हैं, फिर चले जाते हैं, और मतदान करके फिर वापस चले जाते हैं। आके दिन में रहते हैं, रात में रहते हैं, उनका यहाँ पे उनका नाम है, मतदाता सूची में नाम है, और वो आते हैं और आकर के यहाँ मतदान किया फिर चले गए। तो ये ऐसे लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा होगा तो ये उनकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार का यह कदम अनुचित नहीं है। अगर ये कानून बन गया है तो क्योंकि लागू होना चाहिए, इसमें सरकार को आगे बढ़ करके और सभी राजनीतिक दलों को इसका वेलकम करना चाहिए, लागू करना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, इसी पे हम चर्चा समाप्त करेंगे। आपको स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। जी नमस्कार। और अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हमें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।